नरसिम्हा राव जी का उदाहरण देखिए, देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से आते थे, अटल जी ने पूरा मान सम्मान दिया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद और उनके जीते जीते भी सोनिया गांधी जी हो या कांग्रेस पार्टी, उनको जितना अपमानित करने का काम किया वो कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव के साथ किया। सीताराम केसरी जी की लुंगी या धोती खोलने का काम किसने किया? इन्होंने किया अपने पार्टी के नेता के साथ किया। भाई धर्मेंद्र जी थे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। भाई आप क्या कहते हो? तो बच्चा था तो भदौरिया जी फिर आपने कहा होगा भाई धोती की सीताराम केसरी जी की कांग्रेस ने खोली, तकलीफ आपको होती है। राज पर अटैक करा दिया। आपको तो स्पीकर महोदय बोलने का समय देते ना भदौरिया जी? देते हैं। यही नहीं, मैं नंबर नहीं बढ़ा रहा, मैं आपको याद करवा रहा हूं, क्योंकि नेताजी जब इस सदन के, क्योंकि धर्मेंद्र जी ने कहा नेताजी बार बार चीन की बात करते थे, मुलायम जी करते थे, ये आज के समाजवादी पार्टी के लोग भूल गए हैं। ये कांग्रेस की बात करते हैं, ये उसी कांग्रेस की बात करते हैं जिन्होंने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत का चीन को कब्जा करने दिया। उस पे समाजवादी पार्टी चुप रहती है, पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी चुप है, धर्मेंद्र यादव चुप है, अखिलेश यादव चुप है, अनंत भदौरिया चुप है। क्यों चुप है? अरे इनको बोलने मत दो, मोहब्बत की दुकान लेके चल रहे हैं धर्मेंद्र। अरे बोलो छोड़ो, उसको क्यों बोल रहा है? आप बैठिए, बाद में पहले बोलने दीजिए। बैठिए, आप बैठिए प्लीज। बैठने दो उसको। माननीय सदस्य बोलिए आप। नहीं दिया आपको। माननीय सदस्य आप बोलिए। माननीय सभापति जी, जब आप बैठिए। सुनिए, अरे बर्दाश्त करो। इनके जितने स्पीकर आए कांग्रेस के कसीदे पढ़ रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको पूरा कांग्रेस के अटैची बन गए। हाँ उनके, और यही नहीं माननीय सभापति जी, देखिए दुर्भाग्य क्या है, वो चीन जिसने भारत का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर नेहरू जी के समय छीन लिया, जब जब इनकी सरकारें रही वो कब्जे करते चले गए। और आरोप कौन लगाता है? राहुल गांधी जी हमारे ऊपर लगाते हैं, उस सरकार के ऊपर जिस सरकार में 1 इंच भूमि भी चीन को नजर भी नहीं रखने दी गई। और यही नहीं, हमें याद होगा संजय जी, मेघवाल जी, निशिकांत जी, हम सब लोग पिछले 4-5 टर्म से इसी सदन के सदस्य हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब हमें कहा जाता था चीन पे प्रश्न मत पूछना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे मत पूछना। हम पूछते थे क्यों? कहते चीन बुरा मान जाएगा। यहां तक कि पंडित नेहरू ने तो पीटीआई के एक वरिष्ठ पत्रकार को इसलिए निकलवा दिया, रोक लगवा दी कि चीन बुरा मान जाएगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत की सीट चीन को दे दी कि चीन बुरा मान जाएगा। अरे यही नहीं, दलाई लामा जी को शरण यहां पर लेनी पड़ी, लेकिन उनके वहां पर आक्रामक चीन को करने दिया कि कहीं हमारे से युद्ध ना हो जाए, चीन बुरा मान जाएगा। और चीन का दौरा करके आए तो सारी बातें सबसे पहले लेडी माउंटबेटन से शेयर करें। ये नटवर सिंह जी ने अपनी किताब, सॉरी माननीय सदस्य प्लीज आप चेयर को एड्रेस करें। नहीं, मैं नहीं कह रहा, नटवर सिंह जी ने अपनी किताब में लिखा कि लेडी माउंटबेटन को जाकर बताया पंडित नेहरू जी ने कि चीन में क्या क्या बात हुई। अब ये मैं तो बता नहीं सकता, नटवर सिंह जी कांग्रेस के सांसद थे, मैं क्या बताऊंगा, किताब में लिखा है। वो उस वक्त प्रधानमंत्री जी के सहायक थे, नेहरू जी के सहायक थे, IFS और लिखा भी किसने? नटवर सिंह जी, जो इनके परिवार के नजदीकी, पार्टी के नजदीकी और नेहरू जी के सहायक, वो लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा। और मैं इतना ही कहूंगा माननीय सभापति जी, ये विदेश जाते हैं राहुल जी, बार बार चीन के कसीदे पढ़ते हैं, चीन की हार्मनी की बात करते हैं। ये देश माओतंत्र से नहीं लोकतंत्र से चलेगा। आप जितनी मर्जी चीन की तारीफ कर लीजिए। बाहर गए, अमेरिका में जाके किससे मिले? जो भारत को बर्बाद करने की बात करते हैं, जो भारत को एक ही नहीं मानते। और वहां पे जाके क्या कहा? भारत में सिखों को पगड़ी पहनने पर रोक, गुरुद्वारे जाने में मुश्किल, कड़ा पहनने में मुश्किल। मैं बिट्टू जी यहां पर बैठे हैं, पूछना चाहता हूं, क्या बिट्टू जी गुरुद्वारे जाने पर रोक है क्या?
अरे गुरुद्वारा तो आप छोड़ आए थे पाकिस्तान में। करतारपुर कॉरिडोर, करतारपुर लांघा किसी ने बनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया है। अरे सिखों की पगड़ी को आपने रोंदा था, सिखों का कत्लेआम किया था, सिखों की माताओं बहनों के साथ अत्याचार बलात्कार की घटनाएं आपके समय हुई। इंदिरा जी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी ने कहा बड़ा पेट गिरता है, बड़ा पेट गिरता है तो धरती हिलती है, और आबरू लुटने दी गई, शर्म करो, आबरू लुटने दी आपने, सिखों को न्याय नहीं दिलाया। और जब हमारी सरकार में एक सिख मंत्री बिट्टू जी सदन के अंदर आने लगे तो उनको कह दिया गद्दार। ये कैसी भाषा है? कितना अपमान सिखों का करोगे? ना 84 के दंगों का न्याय दिलाया, कत्लेआम अलग करवाया और वर्षों तक इंतजार करवाया, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने तो उनके ऑर्डिनेंस को फाड़कर एक सिख प्रधानमंत्री का भी अपमान किया तो श्रीमान राहुल गांधी ने किया था। सिख समाज से माफी मांगनी चाहिए। हम तो अफगानिस्तान से पूरे सिख समुदाय को बुलाए और गुरु ग्रंथ साहब को भी वहां से पूरे मान सम्मान के साथ लेकर आए। हेमकुंड साहब तक रोपवे बनाया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनवा रहे हैं। यही नहीं, 550वां प्रकाशोत्सव गुरु नानक देव जी का हो, 400वां हो, उसके बाद जाकर 350वां गुरु तेग बहादुर जी का हो, या फिर साहबजादों की शहादत की बात हो, उसको पूरे देश ने मान सम्मान के साथ मनाया। तो हमारी सरकार ने सिख समुदाय के साथ मान सम्मान, उनकी खुशी में भी हम शामिल हुए और उनको उनके अधिकार दिलाने में भी हम लोगों ने काम किया, प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इनसे हमने सीख रहे हैं जिन्होंने सिखों के गले कटवाए। और इन्होंने क्या कहा सभापति जी, मुझे इस बात का खेद है, पंजाब और हिमाचल के और उत्तराखंड के और राजस्थान, हमारे 4-5 राज्यों के लोग डोकलाम में थे। राहुल गांधी जी ने कहा कि चीन की सेना ने हमारे सैनिकों की पिटाई की। नहीं, सच्चाई यह है कि पहली बार इतनी खुली छूट थी कि भारतीय सेना के जवानों ने चीन को इतना मारा है, चीन के सैनिकों को, कि वापस आंख उठाकर नहीं देखा। और मैं ये कहना चाहता हूं, उसमें सिख परिवारों से आने वाले भी सैनिक थे। मेरी अपनी लोकसभा क्षेत्र का, अपने जिसमें वार्ड में मैं रहता हूं, वहीं का एक युवा भी शहीद हुआ। ये कैसी बातें करते हैं? इन्होंने सेना का कभी सम्मान किया नहीं, अपमान ही किया है। ये सरेंडर की बात करते हैं। अरे 38,000 किलोमीटर देके सरेंडर आपने किया था चीन को, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर को। 93,000 सैनिक हमारी गिरफ्त में थे, सरेंडर आपने किया था पाकिस्तान के आगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट देके सरेंडर आपने किया था, सरेंडर मोदी जी ने नहीं किया। मोदी जी ने तो अपनी सेना के आर्मी चीफ को खुली छूट दी कि जो उचित लगे वो करो, सेना को खुली छूट देने का काम हमने किया है। और यही नहीं, उसी समय डोकलाम में, सभापति जी आपको भी याद होगा, रक्षा मंत्री भी वहां गए, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी वहां पर गए। सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने का काम रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जी ने किया था। एक बात मैं आपको और कहूं, राहुल गांधी जी कहां थे गलवान के समय, डोकलाम के समय कहां थे? चाइना एम्बेसडर के पास, चाइना एम्बेसडर। मैं देश के सामने सच्चाई आनी चाहिए। और आज मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आप जब ओलंपिक्स में भी गए चीन, तो आपकी क्या क्या मीटिंगें हुई, किससे हुई, आपको सदन को बताना चाहिए। जब देश के ऊपर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा था, हमारी सेना के जवान मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, तब आप बंद कमरे में चीन के एम्बेसडर के साथ क्या कर रहे थे? आपने उस समय क्या किया और क्या लिया और क्या दिया? जानकारी हो या और कुछ हो, आपने क्या किया? आप देश के साथ नहीं खड़े थे, आप देश की सेना के साथ नहीं खड़े थे, आप चीन के एम्बेसडर के साथ बंद कमरे में क्या कर रहे थे? और मेरा एक बड़ा आरोप और है, और मैं जब मंत्री था मैंने उस समय कहा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन में कितना पैसा लिया गया देश को बताना चाहिए। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से कितना पैसा लिया, चीन की सरकार से कितना पैसा लिया, चीन की कंपनियों से कितना पैसा लिया, कांग्रेस पार्टी का फंड और राजीव गांधी फाउंडेशन, इन दोनों को बताना चाहिए। सच्चाई यह है, आज उस बात को लगभग 7 साल होने वाले हैं, 7 शब्द भी कांग्रेस के मुंह से नहीं निकले, क्योंकि चीन के हाथों में खेलने का काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं, उनकी टूल किट पर काम कर रहे हैं। और यही नहीं, मैं आरोप लगा रहा हूं, सदन में ही लगा रहा हूं
और पहली बार नहीं लगा रहा, पहले भी लगाया धर्मेंद्र जी, आप बार बार मत टोकिए। ये कौन लोग हैं जो राम को काल्पनिक बताते हैं? राम सेतु था ही नहीं। उनको हिंदू 2024 के पहले सत्र में क्या कहा? हिंदू हिंसक होते हैं। जब इनकी अपनी सरकार थी तब कहा हिंदू टेररिज्म। ये कैसी मानसिकता है? एक सिख मंत्री को गद्दार कहते हैं, हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, राम को काल्पनिक बनाते हैं, राम सेतु को मानते नहीं, और नफरत फैलाने का काम कितना करोगे? राहुल गांधी जी और कांग्रेस से पूछना चाहता हूं। और ऊपर से कहते हैं देश के संसाधनों पे पहला हक देश के मुसलमानों का है। ये तुष्टीकरण की राजनीति में कितना नीचे गिरोगे आप लोग। और यही नहीं, मैं बस 3-4 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं सभापति जी आपके माध्यम से सदन से पूछना चाहता हूं, दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत की बनी जिसने बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीतने का काम किया। ये भारत के खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धि थी। अब इस तरफ वाले तो सारे तालियां बजा रहे हैं, जो भारतीय टीम के लिए सारे तालियां बजा रहे हैं। देखिए कैसे मैच थपथपा रहे हैं। लेकिन जो भारतीय टीम के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, भारतीय क्रिकेट टीम के प्रदर्शन पे भी उनके समर्थन में मैच थपथपा ना सके, ये इनका असली चेहरा दिखाता है। भारत के साथ नहीं खड़े। लेकिन पिछली बार जब भारत विश्व कप में हार गया तब कहा प्रधानमंत्री ने पुनौती ली। ये कैसी? ये देखिए, अब एक पप्पू से मुश्किल दूसरे पप्पू का क्या करें? अब पप्पू से करें क्या? पप्पू का करें क्या? पप्पू का करेंगे। अभी हाल ही में अंदर जाके आए हैं, सदन में आने का मौका मिला, सट्टा बाजार की बात करते हैं। अरे भारत के खिलाड़ियों को जो देश के लिए वर्ल्ड कप जीतकर लाए हैं, आप जैसे नेता अगर इतनी ओछी बात करते हैं तो दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है। आपको माफी मांगनी चाहिए। माफी। इनका बेटा खेलता है और सट्टेबाजी में धकेल। सभापति महोदय, मैं आपको याद कराना चाहता हूं, इनका कसूर नहीं है। लालू जी का बेटा भी क्रिकेट खेलता था। अब टीम में 11 ही खिलाड़ी खेलेंगे। जो बाहर बैठा कोई तौलिया लेके जाएगा, कोई पानी लेके जाएगा, वो टीम का हिस्सा होता है। जब पैसा भी मिलता है, इनाम राशि सब में बराबर बंटती है। मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा मेरा बेटा तौलिया लेके जाता था, पानी लेके जाता था। भाई टीम का हिस्सा था, इस बात की खुशी नहीं थी। उनको अहंकार था तो मेरा बेटा टीम में खेलना चाहिए। जैसे राहुल गांधी जी को अधिकार है कि प्रधानमंत्री का पद तो इनके लिए ही बना है, ऐसे उनको लगता है कि बेटा नहीं खेल पा रहा तो भाई सबकी सेटिंग है। अरे भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, हमें गर्व है। हम गर्व से कहते हैं भारतीय टीम ने शानदार। यही नहीं, ये तो भारत को एक नहीं मानते, भारत को तोड़ने की बात करते हैं। इन्होंने तो कह दिया, विदेश में जाके क्या कहा कि भारत में ऐसा खतरा मंडरा रहा है कि आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, वो विद्रोह में शामिल हो सकते हैं, ISIS जैसे बन सकते हैं। ये राहुल गांधी जी का बयान। मैं यहां पर बैठे सबसे पूछता हूं, क्या आदिवासियों के ऊपर कोई खतरा है? आज तो देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती है, एक महिला है। हमें इस बात पे गर्व है, हमारी पार्टी ने मौका दिया है। और यही नहीं, लेकिन दुर्भाग्य यह है, ये तृणमूल कांग्रेस वाले अगर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति जी गई, कभी स्थान बदल दिया, कभी लोगों को आने नहीं दिया, उनके लिए मुख्यमंत्री भी नहीं गई, उनको अपमानित करने का काम किया। तो तृणमूल का, अरे लोकतंत्र में चुनाव आएंगे जाएंगे, लोकतंत्र में चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन आप संवैधानिक संस्थाओं के संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को अपमानित करोगे तो देश आपको कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। ये वही ममता बनर्जी है जो अपनी पेंटिंग को, जो हजारों करोड़ का घोटाला करता है, उसको 3-3, 5-5 करोड़ में बेचती हैं। बेचा कि नहीं बेचा भाई? घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आपके लोग एक नहीं 12-12 लोग इनके जेल में गए, तृणमूल कांग्रेस के। ये क्या करते? यही नहीं, कमिश्नर को बचाने के लिए सड़कों पे ममता बनर्जी उतरी। और अब जब जांच एजेंसियां इनकी जांच कर रही थी भ्रष्टाचार की, तो उसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पे उतर आई, हाथापाई छीनपानी कर ली। ये किस तरह के? सुप्रीम कोर्ट चले गई SIR के खिलाफ। SIR किसके खिलाफ है? SIR उसके खिलाफ है जो भारत के नागरिक नहीं है, जिनको भारत में वोट देने का अधिकार नहीं है। क्या आप चाहते हो विदेशी घुसपैठियों को वोट का अधिकार मिले?
मुसलमान जो रोहिंग्या मुसलमान है उनको वोट का अधिकार मिले और आप चुनाव जीतो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को संविधान ने अधिकार दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो ठीक कर रहा है अगर ऐसी जांच कर रहा है तो। और मैं एक कहूंगा, आपके समय तो आपने चंगू मंगू को इलेक्शन कमीशन लगाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पंगू बना दिया था। चंगू मंगू क्यों कहता हूं? एक को इलेक्शन कमीशन में लाए तो बाद में आपने मंत्री बनाया, बनाया कि नहीं बनाया? स्टेट से लीक करता था, रिमोट कंट्रोल से आप प्रधानमंत्री भी चलाते थे और रिमोट कंट्रोल से इलेक्शन कमीशन को भी चलाते थे। आप अपने समय 12-12 पदों पर खाली छोड़कर देश का आर्मी चीफ अपने रिश्तेदार को बनाते थे। 4-4 जजों को सीनियरिटी में छोड़ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते थे। जिसको दिल करे जहां दिल करे नियम तोड़ते थे और आपको कोई पूछता नहीं था। आप संविधान को भी तोड़ने का काम करते थे। मैं इतना ही कहूंगा, हमारे स्पीकर महोदय ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है कि आज नए रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी जी का रिकॉर्ड भी है जिन्होंने 2-2 सदनों में 14वीं 15वीं लोकसभा में तो एक प्रश्न भी नहीं पूछा, 0 प्रश्न पूछा था। कमेटी की मीटिंग में 20% हाजिरी नहीं है, सदन में 50% टाइम नहीं आते हैं और सदन को गुमराह करके अविश्वास प्रस्ताव हमारे ओम बिरला जी के खिलाफ लाते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो कहते हैं कि पीएम बनना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, भारत की राजनीति में कोई कौसा नौतरा नहीं है। कौसा नौतरा जैसे विरासत में मिलने वाली कोई व्यवस्था नहीं है जहां सत्ता के कुछ लोग निजी संपत्ति, और मैं इटली की बात कर रहा हूं। कौसा नौस्त्रा का मतलब है आवर थिंग। ये इटली में उत्पन्न एक कुख्यात पारंपरिक माफिया संगठन है। ये परिवारों का एक संघ है जहां पर उनके परिवार के लोगों को उच्च पद मिलता है। तो यहाँ कौसा नौस्त्रा नहीं है जहां की आपको वो मिल जाएगा। आपने हाउस को मिसलीड राफेल पे किया, बाकी विषयों पे किया। आपने कंप्लीट कर बस 1 मिनट में खत्म, 1 मिनट पूरा। आप सैम पिट्रोडा की बात सुनते, वो सैम पिट्रोडा जो कहते 84 में जो हुआ सो हुआ, यानी कि सिखों का कत्लेआम हुआ तो हुआ। ये कैसी बात है? आपने जिद करके सनक के आगे अपने पूरे हाउस को गुमराह करने का काम किया। सभापति जी, ये लोकसभा किसी के परिवार की जागीर नहीं, लोकसभा किसी गठबंधन का मंच नहीं है। लोकसभा भारत के 140 करोड़ भारतीयों के आस्था का केंद्र है और आस्था का केंद्र रहेगा। इस आस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश आपने इमरजेंसी में भी की, संविधान संशोधन में भी की, बार बार भारत पर प्रहार करके भी की। तब भी देश झुका नहीं, देश डरा नहीं, देश ने आपके खिलाफ वोट दिया। आज भी सदन चलेगा, नियमों से चलेगा, संविधान बचेगा और संविधान से ही देश आगे चलेगा। आप जैसे लोग जितना मर्जी रोकना चाहे कभी रोक नहीं पाएंगे। ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा सभापति जी, लेकिन उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित कांग्रेस पार्टी ने किया, प्रताड़ित किया, हराया। और राहुल गांधी जी ने तो अपने पांव के आगे उनके चित्र को, आपको तस्वीर जनता के सामने है, संविधान निर्माता की तस्वीर उनके पांव के आगे थी। ये कैसे है? धन्यवाद माननीय सदस्य। अंत में इतना ही कहूंगा, ये संविधान को तोड़ने मरोड़ने वाले भी हैं, सदन पर प्रहार करने वाले भी हैं, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भी हैं। लेकिन सदन ने एक तरफ कहा है, हर पार्टी के सदस्य ने कहा कि ओम बिरला जैसा अध्यक्ष नहीं मिल सकते, क्योंकि ओम बिरला जी ने जो किया वो पार्टी लाइन से बाहर निकल के फर्स्ट टाइमर्स को, जो पहली बार भी सांसद बने उनको भी बोलने का मौका दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं सभापति जी, 14वीं लोकसभा में जब मैं सांसद बन के आया, सोमनाथ चटर्जी सांसद थे। 15वीं में मीरा कुमार जी थी जब मैं सांसद बना। उसके बाद स्पीकर थे, फिर सुमित्रा ताई बनी, अब ओम बिरला जी है। मैं कह सकता हूं 5 बार का सांसद होने के नाते, अगर मुझे कभी एक बार एक स्पीकर ने कहा कि विपक्षी दलों के हों या अपने दल के हों जो पहली बार के सांसद हैं, उनको जाके कहो कि 0 आवर में कुछ बोलें, अपने क्षेत्र का विषय को उठाएं, उनको बताओ कि नियमों का पालन कैसे होता है या बोलना कैसे है। लोकसभा स्पीकर ने इतना बड़ा मन करके कहा। ओम बिरला जी को मैं साधुवाद भी देता हूं। आज पूरा सदन उनके साथ खड़ा है और देश भी देख रहा है कि संविधान को बचाने वाले के साथ आज सदन खड़ा है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। इस अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ सब लोग अपना वोट करें और ओम बिरला जी को हम जल्द अपनी सीट पर देखेंगे। इस देश के सदन को चलाएंगे, लोकसभा सदन को।
धन्यवाद धन्यवाद सभापति